सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर जो लाइव सेशन के अंदर टॉपिक है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपका एक अच्छा खासा पोर्शन है आपके सिलेबस के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आज की इस लाइव सेशन के अंदर मैंने दो यहाँ पर लिए हैं टॉपिक्स, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑलराइट, सो क्या आप सुन पा रहे हैं? एक बार एवरीबडी एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, सुन पा रहे हैं? ओके, सो आज की लाइव सेशन का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। आरती लिख रही है हमें बहुत डर लग रहा है। डरना नहीं है, जो डर गया वो समझो मर गया। डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सबने आपने पढ़ा है, आपको आता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ में हूँ, आपका सारा डर निकाल देंगे। आपकी मोटिवेशन की हम लोग बिल्कुल क्लास लेंगे, मोटिवेशन वाली, और बिल्कुल उसमें आपके सारे डर को निकाल दूंगा, ये वादा आप लोगों से है ना। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल भी मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। मैं आपके साथ में हूँ ना। और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखो, अपने सर के ऊपर विश्वास रखो। राइट, बस डरने से तो ज़्यादा बेटर है कि इस लास्ट मोमेंट के ऊपर ताकत लगाइए, टाइम टेबल सेट कीजिए, 1 मिनट भी आप लोगों का वेस्ट ना हो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस लाइव क्लास को। लाइव क्लास का टॉपिक है, एक बार पुनः बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा हम लोग हर बार करते हैं, आज भी यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लाइव सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ इनेमल। मैंने टीथ का ओरिजिन नहीं पूछा, टीथ के ओरिजिन के ऊपर भी क्वेश्चन लेंगे। मैंने पूछा है इनेमल की उत्पत्ति किससे होती है। इनेमल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इनेमल की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो होती है एक्टोडर्म से। राइट, एक्टोडर्म, भ्रूण की 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। इनेमल इज मेड ऑफ, यदि आपसे पूछा जाए कि इनेमल जो है वो किसका बना होता है, तो इनेमल बना होता है किससे भैया? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखोगे, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो यदि पूछा जाए कि इनेमल किसका बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज वेल एज कैल्शियम फॉस्फेट। कुछ लोगों ने केवल कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, कुछ लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों लिखा है, वो सही है। इनेमल इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या आप बता सकते हो कि इनेमल को कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है? वेरी गुड, सुलेखा का पहला आंसर और रुखसार का पहला आंसर, दैट इज enamel is produced by ameloblast. Enamel is produced by ameloblast cells. Right? enamel को बनाने वाली जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है? एमिलोब्लास्ट होती है। आगे बढ़े तो ओरिजिन ऑफ इनेमल एक्टोडर्म से। इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। और इनेमल को कौन प्रोड्यूस करता है? इनेमल किससे निर्मित होता है? तो एमिलोब्लास्ट सेल से। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ टीथ। अब देखो, इनेमल का ओरिजिन कहा था तो मैंने कहा था एक्टोडर्म, लेकिन यदि ओरिजिन ऑफ टीथ आपसे पूछे, दांत की उत्पत्ति यदि पूछे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक्टोमीजोडर्मल। एक्टोमीजोडर्मल क्या मतलब होता है इसका? एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से, एक्टोडर्म व मीजोडर्म दोनों से। राइट, एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से। प्रियंका का आंसर सही है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से।
डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बेबी, मतलब एक नवजात का पूछा है, मतलब जब 6 महीने की उम्र के अंदर जब एक बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बेबी का मतलब है जब तक उसके अंदर दूध के दांत ना गिर जाए, उससे पहले की बात हो रही है। दूध के दांत जब तक हैं उस तक उसको बच्चा मान रहे हैं, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बेबी, तो यस 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, है ना। कुछ बच्चों ने लिखा भी है 2102 अपॉन 2102, यस सुकेंद्र वगैरह ने लिखा है 2102। ये तो सब जानते हो, ये क्या है, इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो 2102 है ना। और ऊपरी अर्धांश, ऊपर के एक अर्धांश का पार्ट लिख रखा है, नीचे के एक अर्धांश का लिख रखा है, इंटू 2 कर रखा है इक्वल टू 20। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो कितने हो गया, ये 20 हो गए। तो ह्यूमन बेबी के अंदर टीथ का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग, एडल्ट ह्यूमन बींग का मतलब क्या है, यहाँ पर 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी, इंसीजन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 2 जा 16, तो 16 ऊपर है और 16 ही क्या है, नीचे है। तो 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, क्लियर। तो डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग, मानव वयस्क का दंत सूत्र कितना है, तो 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टीथ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टीथ किस में होते हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखना पिग में और हॉर्स के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ टीथ, है ना। पूरे के पूरे जंतु जगत के अंदर यदि कोई सबसे ज़्यादा दांत होते हैं, सबसे ज़्यादा जो दांत होते हैं वो घोड़े के अंदर और सूअर के अंदर, घोड़े के अंदर और सूअर के अंदर। क्या कोई बता सकता है कितने कितने होते हैं, दांत कितने होते हैं? हाँ, हॉर्स और पिग सही लिख रहे हो, रुखसार और प्रभाकर और सभी लोग सही लिख रहे हैं। पिग और हॉर्स में नंबर कितना होता है, तो नंबर किसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ, नंबर कोई बता पाए। यस, प्रभाकर का सबसे पहला आंसर है 44, दोनों के अंदर ही 44 होती है संख्या। तो सबसे ज़्यादा दांतों की जो संख्या है वो सूअर के अंदर और हॉर्स के अंदर होती है 44। डेंटिन इज सिक्रेटेड बाय, डेंटिन को कौन सिक्रीट करता है, तो डेंटिन दांत की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और डेंटिन को सिक्रीट करने वाला जो होता है वो कौन होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। डेंटिन को सिक्रीट करने वाली कौन सी सेल्स होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। याद रखना, भूलना मत, डेंटिन को सिक्रीट करने वाले, हाँ भूपेंद्र सही आंसर, डेंटिन इज सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। डेंटिन को सिक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी, ओडोंटोब्लास्ट सेल। एनिमल को सिक्रीट करने वाली कौन सी थी, एमिलोब्लास्ट, कंफ्यूजन नहीं रखना है। एनिमल पूछे तो एमिलोब्लास्ट, डेंटिन पूछे तो ओडोंटोब्लास्ट। और पल्प कैविटी इज लाइंड बाय, दांतों के अंदर एक कैविटी होती है इस तरीके की, है ना, दांतों के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कि हम पल्प कैविटी कहते हैं। दांतों के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कि हम पल्प कैविटी कहते हैं। तो इस पल्प कैविटी को सराउंड किए हुए, पल्प कैविटी को सराउंड किए हुए कौन होती है, तो वही चीज़ याद रखना, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो पल्प कैविटी को क्या करती है, लाइन करती है। क्लियर है क्या? पल्प कैविटी को लाइन करने वाली कौन सी होती है दोस्तों, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। आगे बढ़ते हैं। डायस्टेमा क्या है ना, दांतों के बीच पाए जाने वाले गैप को डायस्टेमा कहते हैं, है ना। दांतों के बीच पाई जाने वाली स्पेस को डायस्टेमा कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे रैबिट है। अब रैबिट के अंदर तो कैनाइन होते ही नहीं है ना, प्रकृति ने उसको कैनाइन नहीं दिए, क्यों? क्योंकि उसको चीरना फाड़ना तो है ही नहीं, वो शाकाहारी जीव है, तो कैनाइन दिए नहीं। तो कैनाइन की जगह पर, है ना, क्या होता है, डायस्टेमा स्पेस होती है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, रैबिट में समझाने के लिए बता रहा हूं, कैनाइन नहीं होते उस स्थान पर खाली स्पेस को डायस्टेमा कहते हैं।
खाली स्पेस को क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। किसी ने जवाब दिया है क्या डायस्टेमा का? यस, स्पेस बिटवीन टीथ। सही है, अशोक वगैरह ने सही दिया आंसर कि रैबिट में कैनाइन नहीं होते, उसके स्थान पर खाली स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायस्टेमा। सवाल केवल कैनाइन का ही नहीं है, दांतों के बीच पाए जाने वाली नेचुरल स्पेस को, दांतों के बीच में पाई जाने वाली नेचुरल स्पेस को हम क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, हमारे अंदर कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर्स, 3 जोड़ी होती है। मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं जाए। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख दी पैरोटिड, सबसे पहले लिख दी पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, राइट। सबसे पहले कौन सी लिखी? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। और नंबर 3 पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, और कौन सी है? सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। और एक और होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की बकल कैविटी में, ह्यूमन बींग्स की बकल कैविटी में कितनी होती है भाई? ह्यूमन बींग्स की बकल कैविटी के अंदर 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्लियर है? 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड। अब आ जाते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को कौन सेक्रीट करता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सेक्रीट करती कौन सी? चीफ सेल्स, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स। क्या कहा मैंने? चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्थापन कौन करता है? तो चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स करती है। याद रखोगे, भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, HCl इज सिक्रेटेड बाय, HCl को कौन सिक्रेट करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्जेंटिक सेल्स या हम क्या कह सकते हैं इनको? पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। तो HCl को कौन स्थापित करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। याद रखोगे दोस्तों, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। गुड। हाँ, नीलोफर का सही आंसर है। डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड है, आप सभी जानते हैं। पैरोटिड ग्रंथि अभी जस्ट बताया कि क्या है, ये एक लार ग्रंथि है। तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को हम क्या कहते हैं? तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को हम स्टिनसेंस डक्ट कहते हैं। स्टिनसेंस डक्ट, स्टिनसेंस डक्ट। क्लियर है? किसने जवाब दिया है? वेरी गुड, दुर्गावती ने आंसर दिया है सबसे पहला। स्टिनसन, घनश्याम जी ने भी आंसर दिया है, सुलेखा ने भी आंसर दिया है, सुधा ने। गुड। स्टिनसेंस डक्ट, रुखसार, सभी ने आंसर दिया है। डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन बता रहा है? तो सब मैक्सिलरी, ये भी क्या है? लार ग्रंथि है, ये भी लार ग्रंथि है, राइट। और इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं? गुड, वॉर्टन्स डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉर्टन्स डक्ट कहते हैं। व्हाट वी कॉल वॉर्टन्स डक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, ये भी वापस से लार ग्रंथि है, ये भी लार ग्रंथि है। तो डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अधोजिह्वा ग्रंथि की नलिका, डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट कौन सी होती है? तो ये है, डेट इज क्या कहेंगे? डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। इसको बार्थोलिन डक्ट भी कहते हैं, ये शायद कम लोग जानते होंगे। बार्थोलिन डक्ट, आप बार्थोलिन डक्ट कहिए या डक्ट ऑफ रिविनस कहिए, एक ही चीज़। यस, प्रभाकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस भी कह सकते हैं। तो डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि लार ग्रंथियाँ जो होती है वो नलिका युक्त होती है और बहिस्रावी होती है, क्योंकि उनके अंदर नलिकाएं होती है। वेयर इज ब्रूनर्स ग्लैंड फॉर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूनर्स ग्लैंड के ऊपर जाके क्वेश्चन देखिए कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो श्लेष्म का स्थापन करती है, म्यूकस का स्थापन करती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? ड्यूडेनम में पाई जाती है। फाउंड इन ड्यूडेनम, फाउंड इन ड्यूडेनम, फाउंड इन ड्यूडेनम। ग्रहणी में उपस्थित, ग्रहणी में उपस्थित होती है
और किसका स्त्रावन करती है? श्लेष्म का स्त्रावन करती है, श्लेष्म का स्त्रावन। ग्रहणी में होती है और श्लेष्म का स्त्रावन करती है। लार्जेस्ट ग्लैंड, अब मैंने पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड, रुखसार का पहला आंसर लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है? यकृत है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो कौन सी है? लिवर है। लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो लिवर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन है दोस्तों? पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज को अपने क्या बोलते हैं? अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है? पेनक्रियाज है। सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, पित्ररस का स्त्रावन कौन करता है? पित्ररस का स्त्रावन कौन करता है? तो नेचुरल है कि पित्ररस का स्त्रावन कौन करता है? लिवर सेल्स करती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स। यकृत कोशिकाएं जो होती है, यकृत कोशिकाएं वो किसका स्त्रावन करती है भाई? बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। दे आर सिक्रेटेड बाय लिवर सेल्स। अदर नेम ऑफ टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम है। पहली बात तो याद रखना, टाइलिन एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इसका दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी बोले तो लार अमाइलेज, लार अमाइलेज। और इसके अंदर क्या क्षमता होती है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की क्षमता। कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, राइट। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की क्या होती है? क्षमता होती है। और ये सलाइवरी अमाइलेज जो है, लार अमाइलेज कहाँ पर पाया जाता है? लार के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ फूड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ कैविटी के अंदर भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं? ये पहला। दूसरा, स्टमक के अंदर भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं? और तीसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं यही तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि, यही तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि जो है वो भोजन पचता है। तो बहुत अच्छी बात है, कामिनी ने भी अच्छा आंसर दिया है। माउथ कैविटी के अंदर भोजन का स्वरूप बोलस होता है, जिसको निवाला भी कहते हैं। स्टमक के अंदर भोजन का स्वरूप थोड़ा और पच जाता है तो उसको काइम कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन और पच जाता है तो उसको क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों क्लियर है सभी को। माउथ कैविटी के अंदर भोजन के स्वरूप को बोलस कहते हैं, स्टमक के अंदर काइम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काइल कहते हैं, ठीक है। रोल ऑफ रेनिन है ना, तो दुग्ध नवजात शिशुओं में रेनिन हमारे अंदर तो होता नहीं है ना। नवजात शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। नवजात शिशु जो होते हैं ना, उनके अंदर जो बच्चे वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का जो काम है वो कौन करता है? रेनिन, जो केवल और केवल इन्फेंट्स के अंदर ही होता है, नवजातों में ही होता है, एडल्ट्स के अंदर नहीं होता है। नवजात शिशुओं के अंदर दुग्ध प्रोटीन को ये क्या करता है? बचाता है। पीएच ऑफ सलाइवा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जो पीएच है सलाइवा का वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। और वो कितना होता है? पीएच 6.8, ठीक है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय पीएच है, हल्का अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक। तो पीएच ऑफ सलाइवा कितना होता है? पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8, हल्का अम्लीय होता है। क्लियर। नेक्स्ट, पीएच फाउंड इन स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर आप सभी जानते हैं HCl होता है, तो ये बात होता है कि हाईली एसिडिक पीएच होगी। तो पीएच कितना होता है? 1.2 से 1.5 है ना। और ये क्या होता है? हाईली एसिडिक। कैसा होता है दोस्तों? हाईली एसिडिक होती है। पीएच कैसी होती है? हाईली एसिडिक। तो स्टमक के अंदर HCl के कारण पीएच 1.2 से 1.5, हाँ अधिकतम वैल्यू आप लिख रहे हो सही है, 1.2 से 1.5। पीएच ऑफ बाइल जूस, पीएच ऑफ बाइल जूस आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बाइल जूस जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। बाइल जूस क्षारीय होता है और इसकी पीएच होती है, कौन बता रहा है पीएच कितनी होती है? यस, कोई भी बताएं। हाँ, ये चालू होती है 7.6 से लगाकर और
बाइल जूस की जो पीएच है वो 8.6 के बीच में हो सकती है ना। ये कोई फिक्स नहीं कि 8.6, आपकी किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है 8.4, है ना। 7.6 से लगाकर 8.6 के बीच में, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ बाइल जूस का रोल क्या होता है बाइल जूस का? तो वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पित्रस का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अच्छा, याद रखना, पित्रस के अंदर किसी भी तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्रस के अंदर किसी भी तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। नेक्स्ट, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? अब अगला प्रश्न है पायसीकरण क्या है? तो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना, है ना। कन्वर्जन ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना ही पायसीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? तो दो होते हैं। एक होता है पीले रंग का जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन, एक होता है हरे रंग का जिसको बोलते हैं बिलीवर्डिन। ये कैसा है दोस्तों? हरे रंग का, हरा, ठीक है। तो इसीलिए तो बाइल जूस जो होता है वो कैसा होता है? पीला हरा होता है। तो बाइल जूस के अंदर, पित्रस के अंदर पाए जाने वाले जो पित्तवर्णक है वो एक तो पीला वर्णक है जो कि बिलीरुबिन है, और एक हरा वर्णक है जिसको कि हम क्या कह देते हैं? बिलीवर्डिन कह देते हैं। यस, सपना, प्रियंका, ज्योति, सुलेखा सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाइल सॉल्ट्स, ये बताओ जल्दी से, मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो मेरी क्लास को ध्यान से सुन रहा होगा वो सब बता देगा। यस, बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं दोस्तों, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम, जल्दी से बोलो, ग्लाइकोकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, है ना। सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये क्या है? पित्त लवण है। और यही पित्त लवण जो है वो क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का पायसीकरण, इन्हीं का रोल क्या होता है? वसा का पायसीकरण है। ये इन्हीं का रोल होता है, वसा का पायसीकरण करना इन्हीं का रोल होता है। तो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट तो पित्त लवण है, और पित्त वर्णक जो है वो बिलीरुबिन और कौन है? बिलीवर्डिन है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स, क्रमानुकुंचन गतियाँ। तो आहार नाल में होने वाली संकुचन व शिथिलन गतियाँ। आहार नाल में होने वाली संकुचन व शिथिलन गतियाँ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट्स अकरिंग इन द एलिमेंट्री कैनाल, राइट। क्या कहा मैंने? आहार नाल में होने वाली संकुचन व शिथिलन गतियाँ, और विशेष तौर से आहार नाल के अंदर ये जो गतियाँ होती है वो कहाँ पर होती है? ईसोफेगस के अंदर होती है, ताकि भोजन जो है वो आसानी से कहाँ पर चले जाए? स्टमक के अंदर चले जाए। तो आहार नाल में विशेष तौर से ईसोफेगस में होने वाली संकुचन और शिथिलन गतियाँ, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट जो होते हैं, उनके कारण भोजन आसानी से आमाशय के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? तो देखो, वसाएं जो होती है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स जो होते हैं वो ब्लड में अघुलनशील रहते हैं, है ना। तो वसीय अम्ल व ग्लिसरोल किस में बदल जाते हैं? छोटी बूंदों में बदल जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो ब्लड में इनसॉल्युबल होते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरोल ब्लड में इनसॉल्युबल होते हैं, तो डायरेक्टली वो अवशोषित नहीं हो सकते हैं। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरोल छोटी बूंदों में बदल जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। किसी ने जवाब दिया है क्या? राइट, मिसेल का किसी ने जवाब दिया है। फैटी एसिड्स का छोटी ड्रॉप में चेंज होना, यस करेक्ट। रुखसार ने सबसे पहला बहुत अच्छा आंसर दिया है कि वसीय अम्ल व ग्लिसरोल जो होते हैं वो छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरोल छोटी बूंदों में बदल जाते हैं ताकि आसानी से अवशोषित हो जाए, और इसको हम क्या कह देते हैं?
मिसेल कह देते हैं, राइट, क्लियर है। और जब इस मिसेल के चारों तरफ प्रोटीन कोट बन जाता है दोस्तों, तो वही मिसेल जो है वो काइलोमाइक्रोन कहना शुरू कर देते हैं। आगे एक शायद क्वेश्चन आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है रिकेट्स और एक हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया फ़र्क कुछ नहीं है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में एक जैसे ही लक्षण होते हैं। रिकेट्स जो होता है वो किस में होता है, बच्चों के अंदर होता है, और ये जो होता है वो किस में होता है, एडल्ट्स के अंदर। विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, और छोटों के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट, डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, तो स्टेरिलिटी, ये इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। बांझपन, बांझपन, स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी कि जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, स्टेराइल हो जाता है या इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। तो विटामिन जो ई है वो भी ज़रूरी है ताकि व्यक्तियों के अंदर फर्टिलिटी बनी रहे और स्टेरिलिटी के वो शिकार ना हो। सही है, सुमित तिवारी का आंसर और नीलोफर का आंसर सही था। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, एक ही विटामिन है ब्यूटी विटामिन, और वो कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो उसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि खूबसूरती को बढ़ाता है, और इसीलिए इसका उपयोग जो है, इसीलिए इसका उपयोग किस में होता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर जमकर होता है। नहीं कामिनी, विटामिन ए नहीं, ज्योति और उमा वगैरह और इनका आंसर सही है विटामिन ई। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी, व्यक्ति को रात के मंद प्रकाश में दिखता नहीं है, तो रतौंधी के होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, किसकी कमी, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए कम हो जाए, विटामिन ए कम हो जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है और उसको रात के अंदर दिखता नहीं है, कम प्रकाश में दिखता नहीं है। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में होने वाले दो रोग, तो एक तो कौन सा होता है, क्वाशियोरकर, एक तो क्वाशियोरकर या उसको वाशियोरकर भी कहते हैं कई लोग, और दूसरा जो है वो कौन सा है, मैरास्मस, राइट। बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी से, राइट, क्या कहा मैंने, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में होने वाले दो रोग, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में होने वाले जो दो रोग हैं वो कौन से हैं, एक तो वाशियोरकर है और एक कौन सा है, मैरास्मस है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी हो जाता है, जिसमें कि मसूड़ों से क्या निकलता है, खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलता है, राइट। मान लीजिए कि आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते करते यदि आपके मसूड़ों के वहाँ से खून निकल रहा है तो हो सकता है कि आपके अंदर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है और आप स्कर्वी रोग का शिकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप लोगों से प्रश्न पूछ लेंगे। विच विटामिन इज कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड, डोंट बी कंफ्यूज्ड, विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कौन है दोस्तों, विटामिन सी है। ये विटामिन के ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बी वेयर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेस, विटामिन B12 की कमी से एक विशेष प्रकार का एनीमिया हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, बोलो, परनीशियस, क्या कहते हैं उसे, परनीशियस एनीमिया, जिसमें कि आरबीसी इज नॉट एबल टू मैच्योर, आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती, आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाती है। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी दोस्तों परिपक्व नहीं हो पाती है। कोलिसिस्टेक्टोमी, ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कई लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय को सर्जरी द्वारा हटा देना। क्या कहा मैंने, पित्ताशय को सर्जरी के द्वारा हटा देना ही कोलिसिस्टेक्टोमी है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, यह सही है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर,
लिवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो लिवर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? हिपेटोसाइट्स है। हिपेटोसाइट्स जो लिवर सेल्स होती है ना, लिवर सेल्स, राइट, वही क्या है? लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो हिपेटिक सेल्स, यस, हिपेटोसाइट्स, आप हिपेटिक सेल्स कह लीजिए, आपकी चॉइस है। लिवर सेल्स कह दो, हिपेटिक सेल्स कह दो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन है? हिपेटोसाइट्स है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन लिवर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोब्स? कौन बता रहा है? मानव के यकृत में कितने पिंड पाए जाते हैं? यस एनीबडी? मानव के यकृत में कितने पिंड पाए जाते हैं? कोई भी आप में से, कम ऑन। तो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है लिवर? कैसा होता है? बाइलोब्ड। 2 पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर? एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, ठीक है। और राइट लोब होता है और एक क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट लोब। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। संरचनाएं हैं, पाउच नुमा संरचनाएं हैं जो कोलोन में पाई जाती है। कोलोन बड़ी आंत का भाग है ना, जो किस में पाई जाती है? कोलोन के अंदर पाई जाती है, कोलोन में पाई जाती है, ठीक है। ये पाउचनुमा संरचनाएं होती है। पाउचनुमा संरचनाएं हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती है भाई? पाउचनुमा संरचनाएं हैं जो कि बड़ी आंत के एक भाग कोलोन में पाई जाती है। इंटेस्टाइन जूस इज ऑल्सो कॉल्ड, आंतरीय रस को क्या कहते हैं? आंतरीय रस को क्या कहते हैं दोस्तों? सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, क्लियर है। आंतरीय रस को हम क्या कहते हैं? आंतरीय रस को हम सकस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं, करेक्ट है, सकस एंटेरिकस। नेक्स्ट, पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच है वो 7.4 से 7.5 के बीच में होता है, हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय, याद रखना, हल्का क्षारीय। क्या कहते हैं दोस्तों? हल्का क्षारीय। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने लिखा होगा 7.4, यस करेक्ट, सपना पांडे का आंसर सही, बहुत सारे बच्चों का सही है। 7.4 से 7.5 के बीच में। रोल ऑफ विलय, आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाना। आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाना, आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाना, ठीक है। मतलब रसांकुरों का कार्य क्या है? रोल ऑफ विलय क्या है? आंत्र की अवशोषण सतह को क्या कर देना? बढ़ा देना। आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाना, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवशोषण हो सके। वेयर आर क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुंड फाउंड? लिबर कुंड की दरारें कहाँ पर पाई जाती है? तो रसांकुरों के बीच बीच में पाई जाती है। रसांकुरों के बीच बीच में स्थित, बीच बीच में स्थित, जैसे कि उदाहरण के तौर के ऊपर ये बनाया, तो ये क्या हो गए? विलय। और विलय के बीच बीच में, ये विलय के बीच बीच में जो है वो क्या पाई जा रही है? लिबर कुंड की दरारें पाई जा रही है। यस, बिल्कुल सही है सुधा, कि लिबर कुंड की दरारें कहाँ पाई जाती है? तो रसांकुरों के बीच बीच में। रसांकुर बोले तो विलय, तो विलय के बीच बीच में स्थित। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, कौन बता रहा है जल्दी से? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पहला आंसर किसका आएगा? कमॉन, पहला आंसर किसका आएगा? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो है वो किसकी है? पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है भाई? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, क्लियर है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट लार ग्रंथि पूछे तो, स्मॉलेस्ट लार ग्रंथि पूछे तो, स्मॉलेस्ट लार ग्रंथि, तो स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सी भाई? सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है दोस्तों? सबलिंगुअल है। वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत में पाए जाने वाला अवशेषी अंग, बड़ी आंत के अंदर पाए जाने वाला अवशेषी अंग। बड़ी आंत के अंदर कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है? तो एक ही है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आप जानते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका होता है? सीकम होता है ना, सीकम।
जैसे ये सीकम है, तो ये सीकम का जो अंतिम भाग है, ये जैसे ये क्या है, सीकम, और सीकम का जो अंतिम भाग होता है, सीकम का जो अंतिम भाग है वो क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज एसिमिलेशन? अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, अवशोषित भोजन का, अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रयोग, शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रयोग। अवशोषित भोजन का, अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग ही क्या कहलाता है, सांघीकरण कहलाता है। ठीक है, मसल्स फाउंड इन लिप्स, ये जो आपके होठ हैं, ओष्ठ हैं या लिप्स जो हैं, इन लिप्स के अंदर विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। आता है, किसी ने लिखा है ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। यस, रजनी का पहला आंसर, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। गुड गोइंग रजनी। ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस ओस्टो में पाई जाने वाली पेशी कौन सी होती है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किसकी होती है, तो जिराफ में होती है। लॉन्गेस्ट ईसोफेगस जो है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी जो ग्रास नाल है, सबसे लंबी जो ग्रास नाल है वो किसके अंदर पाई जाती है, दैट इज जिराफ के अंदर पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, लेयर्स फाउंड इन वॉल ऑफ स्टमक। आमाशय की भित्ति में कितने स्तर होते हैं, तो आमाशय की भित्ति के अंदर, आमाशय की भित्ति के अंदर क्या क्या स्तर होंगे, देखें कोई बता सकता है क्या, आमाशय की भित्ति के अंदर, कमॉन, आमाशय की भित्ति के अंदर कौन कौन से स्तर होंगे, 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से 4 स्तर, देखें जल्दी से बताओ। 4 स्तर, लेयर्स फाउंड इन वॉल ऑफ स्टमक, लेयर्स फाउंड इन वॉल ऑफ स्टमक, कौन बता रहा है? हाँ जी, कौन कौन? हाँ, सिरोसा, एक तो ये सिरोसा है, फिर सिरोसा के बाद में कौन, सिरोसा, हाँ शिवानी ने लिखा है सिरोसा है, फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। हाँ, एक मस्कुलरिस लेयर है, मस्कुलरिस है, और कौन सी है, सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, और चौथी कौन सी है, म्यूकोसा है। ठीक है, यस, सिरोसा करेक्ट है। ये देखो, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मस्कुलरिस लेयर जो है उसके अंदर 3 लेयर्स है, लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें 3 मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यानी कि अनुलंब पेशियाँ, सर्कुलर मसल्स यानी कि वृत्ताकार पेशियाँ, और तीसरी ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स केवल और केवल किस में पाई जाती है, इन्हीं में पाई जाती है। तो आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले स्तर कौन कौन से हैं, सिरोसा स्तर है, मस्कुलरिस लेयर है, सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, रोल ऑफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, देखो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन स्टावित करता है, तो पहली बात तो ये याद रख लो कि वही पैरेटल सेल्स या जिसको कि ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स जो थी या जो पैरेटल सेल्स थी वो क्या स्थापित करती है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को। अब ये पूछ रहा है कि रोल ऑफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, तो विटामिन B12 का अवशोषण, विटामिन B12 का अवशोषण, विटामिन B12 का अवशोषण याद रखोगे। वापस से बोल रहा हूँ, आमाशय के अंदर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को, आमाशय के अंदर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को स्थापित करने वाली जो सेल्स होती है वो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है या पैरेटल सेल्स होती है, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 का अवशोषण, विटामिन B12 का अवशोषण। यस करेक्ट है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। रुखसार और उत्तम, सरोज, कीर्ति, यस आप लोगों ने, सुनील, इन सब ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट, रोल ऑफ पेयर पैचेस। ये पेयर पैचेस जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पेयर पैचेस कहाँ पर पाए जाते हैं, कोई बता सकता है क्या? पेयर पैचेस कहाँ पर पाए जाते हैं, एनीबडी? राइट, पेयर पैचेस जो हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, भक्षण करते हैं, किसका? भक्षण करते हैं किसका? जीवाणुओं का या अन्य पैथोजन का। इनका काम होता है जीवाणु का क्या करना, भक्षण करना। कहाँ पर पाए जाते हैं, कोई बता सकता है क्या आप में से?
तो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? इंटेस्टाइन के अंदर। विशेष तौर से ये इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते, नहीं स्टमक के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। विशेष तौर से कहाँ पर पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, सही है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लिवर। लिवर का ओरिजिन किस भ्रूणीय परत से होता है? कौन बता रहा है? यस, एनीबडी ऑफ यू। यकृत की उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से होती है? यकृत की उत्पत्ति, एनीबडी ऑफ यू। पहला आंसर किसका आएगा? जल्दी से मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, गलत। नो 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 नो, एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? एंडोडर्म से। यकृत की जो उत्पत्ति हो रही है वो कहाँ से हो रही है? एंडोडर्म से। नहीं, एक्टोडर्म से तो बिल्कुल भी नहीं। नो 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 नो, एंडोडर्म से। रोल ऑफ कुफर सेल्स। कुफर सेल्स क्या करती है? लिवर के अंदर पाई जाती है। पहली बात तो है कि ये कहाँ पर पाई जाती है? लिवर के अंदर पाई जाती है। क्या काम है इनका? फेगोसाइटोसिस। इनका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस, भक्षण करती है ये, है ना। लिवर के अंदर ये क्या करती है? फेगोसाइटिक होती है, राइट। आरबीसी और डेड जो ब्लड सेल्स वगैरह होती है उनका फेगोसाइटोसिस करती है। वेयर डू यूरिया सिंथेसिस अकर? वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिया सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो कई लोग सोचते हैं कि किडनी के अंदर यूरिया सिंथेसिस होता होगा, गलत हो जाएगा। यूरिया का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है? लिवर में। और वो भी किस चक्र के द्वारा? ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑर्निथिन चक्र द्वारा, राइट। वेयर डू यूरिया सिंथेसिस अकर? यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यकृत के अंदर होता है, और वो भी किसके द्वारा? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर इज आरबीसी सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है या तो लिवर के अंदर होता है या फिर स्प्लीन के अंदर होता है ना। स्प्लीन बोले तो प्लीहा और लिवर बोले तो यकृत। यकृत तो सभी को मालूम होगा, लेकिन कुछ लोग ही जानते होंगे कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो स्प्लीन में भी होता है, तो लिवर और स्प्लीन के अंदर होता है। नेम मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है? पेनक्रियास। मतलब मिक्स्ड ग्लैंड बोले तो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? अग्नाशय है। मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों? अग्नाशय है। हु कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन? हु कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है? बता रहे हो क्या? गुड, HCl। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने वाला, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? HCl है। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस का काम क्या है? तो ट्रिप्सिनोजन को, याद रखना, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में यदि कोई बदलता है तो वो कौन है? एंटीरोकाइनेस, राइट। क्या काम इन्हें? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला कोई है तो वो कौन है? दैट इज एंटीरोकाइनेस है। रोल ऑफ माल्टेज। तो ये क्या करता है? माल्टेज क्या करता है? माल्टोज के ऊपर एक्शन करेगा। ये किसके ऊपर एक्शन करेगा? माल्टेज के ऊपर। ये माल्टोज जो है, माल्टेज जो है वो माल्टोज के ऊपर एक्शन करेगा और जानते हो क्या बनाएगा? 2 ग्लूकोज यूनिट्स बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। तो रोल ऑफ माल्टेज क्या है? माल्टेज का काम है एक डाइसैकेराइड शुगर के ऊपर काम करना जिसका कि नाम है माल्टोज, और 2 ग्लूकोज यूनिट्स में बदलना। रोल ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के ऊपर एक्शन करेगा। सुक्रोज के ऊपर कौन एक्शन करेगा? सुक्रेज। और क्या बनाएंगे? कम ऑन, क्या बनाएंगे? कौन बता रहा है? एक तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और क्या बनेगा दोस्तों? फ्रक्टोज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना, कभी भी आप लोगों से पूछेंगे, राइट। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्लियर है। रोल ऑफ सक्रेज। सक्रेज ने सुक्रोज के ऊपर क्रिया की, बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ लैक्टेज। तो लैक्टोज एक शुगर होती है, डाइसैकेराइड शुगर होती है लैक्टोज, उसके ऊपर किसका एक्शन हुआ? लैक्टेज का। बन गया क्या चीज़? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। भूलना नहीं इन चीज़ों को,
कभी भी प्रश्न पूछ लेंगे फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, राइट। लैक्टेज ने किसके ऊपर एक्शन किया, लैक्टोज के ऊपर, जो कि डाइसैकेराइड शुगर है। तो टूट कर क्या बन गई, दो चीज़ें बन गई, एक ग्लूकोज और एक क्या बन गया, गैलेक्टोज। व्हाट इज मिसेल, तो काइलोमाइक्रोन्स, मिसेल क्या है, तो पहले अपने मिसेल क्या होता है, तो याद रखना कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, जिसे मिसेल कहते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, सनशाइन विटामिन कौन है, विटामिन कौन, डी है। क्यों, क्योंकि धूप में खड़ा रहने से शरीर के अंदर कौन संश्लेषित हो जाता है, विटामिन डी संश्लेषित हो जाता है। तो सनशाइन विटामिन जो है वो कौन है, विटामिन डी है। नेक्स्ट, रोल ऑफ पेप्सिन। रोल ऑफ पेप्सिन कहाँ पर, स्टमक के अंदर होता है। पेप्सिन का रोल हमेशा कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर। और क्या पेप्सिन का क्या रोल होता है, प्रोटीन डाइजेशन। इसका क्या रोल है, प्रोटीन डाइजेशन। इसका क्या रोल है भैया, प्रोटीन डाइजेशन, राइट। और ट्रिप्सिन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका भी रोल क्या है, प्रोटीन डाइजेशन है, प्रोटीन डाइजेशन। अब आप कहोगे कि प्रोटीन डाइजेशन दो जगह पे क्यों हो रहा है, तो भैया स्टमक के अंदर पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो बचता है, जो डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका भी, ट्रिप्सिन का भी काम प्रोटीन डाइजेशन है, प्रोटीन का भी, इसका पेप्सिन का भी काम प्रोटीन डाइजेशन, लेकिन अलग अलग जगह पर है, एक स्टमक के अंदर और एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट इनटू ओपन spaces and cells and tissues are bathed in it। बात को समझ में आई, मतलब जो ब्लड हार्ट से पंप होता है वो धमनियों वगैरह के अंदर नहीं जाता है, बंद नलिकाओं के अंदर नहीं जाता है। हार्ट से जो पंप होता है ब्लड, वो ओपन स्पेसेस में चले जाता है, और उसी ओपन स्पेसेस के अंदर क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है और जो उत्तक होते हैं वो डूबे रहते हैं। आर यू गेटिंग क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि एक एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हृदय से पंप किया गया रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, बंद नलिकाओं के अंदर क्या होता है, बहता है। क्लियर है क्या। जैसे कि एग्जाम्पल, बंद परिसंचरण तंत्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एनिलिडा। और ज़्यादातर कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है, यानी कि बंद नलिकाओं के अंदर रक्त बहता है। जैसे कि धमनियाँ वगैरह हो गई, उनके अंदर रक्त बहता है, शिराओं के अंदर रक्त बहता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, तो दो चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पोसल, यानी कि ब्लड सेल्स, राइट। तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 55% है और ब्लड कार्पोसल जो है वो कितनी है, 45% है। तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ये रक्त का क्या है, संगठन है, ये रक्त का संगठन है। पीएच ऑफ ब्लड ये फिक्स होता है 7.4। याद रखना ब्लड का जो पीएच है वो कैसा है, हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय कितना होता है भैया, तो डेट इज 7.4। आगे बढ़ते हैं।
एंटीबॉडीज आर फाउंड इन, कोई बता सकता है कि प्रतिरक्षी किसमें पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन बता रहा है प्रतिरक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, एनीबडी ऑफ यू। एंटीबॉडीज़ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन, कोई भी नहीं, प्लाज्मा। एंटीबॉडीज़ कहाँ पर पाई जाती है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन ऑलवेज प्लाज्मा। डायमीटर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है 7.0 माइक्रोमीटर्स, 7.0 माइक्रोमीटर्स, ठीक है ना, याद रखना। आरबीसी काउंट इन ह्यूमंस, मेल में अलग होता है, मेल में 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है, कितना 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। मतलब यदि यूँ मैं कहूँ मिलियन ही समझ में आ रहा है तो 50 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ रक्त मेल में आरबीसी पाई जाती है, और फीमेल के अंदर 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त जो है वो क्या होती है, पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है आरबीसी काउंट के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट, पिगमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक होता है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। याद रखोगे, लाल रंग का, लाल रंग का श्वसन वर्णक, लाल रंग का श्वसन वर्णक, लाल रंग का जो श्वसन वर्णक है वो कौन है, तो डेट इज आरबीसी में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन है। एंजाइम फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका कि नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद रखना, इसको दोस्तों फास्टेस्ट एंजाइम कहते हैं, फास्टेस्ट एंजाइम कहते हैं, सबसे तेज़ गति से काम करने वाला एंजाइम जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला सबसे तेज़ गति से काम करने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कह देते हैं। याद रखोगे, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी का निर्माण, क्लियर है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों, इरिथ्रोपोइसिस कह देते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ चेन्स, नंबर ऑफ चेन्स, याद रखना क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ चेन्स फाउंड इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कितनी श्रृंखलाओं की पाई जाती है, हीमोग्लोबिन अणु में पाई जाने वाली श्रृंखलाओं की संख्या। तो याद रखना, दो तो कौन सी होती है, अल्फा श्रृंखलाएं, दो तो अल्फा श्रृंखलाएं होती है दोस्तों, और दो ही क्या होती है, दो ही बीटा श्रृंखलाएं होती है, अल्फा श्रृंखलाएं और बीटा श्रृंखलाएं। याद रखोगे, दो अल्फा और दो बीटा चेन्स, दो अल्फा और दो बीटा। शेप ऑफ ह्यूमन आरबीसी, शेप ऑफ ह्यूमन आरबीसी कैसा होता है, राउंड और बाई कॉन्केव, है ना, गोल गोल द्विअवतल, डिस्क लाइक, डिस्कनुमा। ठीक है, क्या कहा मैंने, राउंड, बाइकॉनकेव, डिस्क लाइक, गोल, द्विअवतल, डिस्कनुमा। वापस से बोल रहा हूँ, गोल, बाइकॉनकेव और डिस्क लाइक। ठीक है, वेयर इज आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन एडल्ट स्टेज, एडल्ट में आरबीसी कहाँ बनती है, तो बोन मैरो के अंदर। कहाँ पर बनती है दोस्तों, बोन मैरो, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर बनती है। हाँ, सभी लोगों का सही है उत्तर। नेक्स्ट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ऐसी जगह जहाँ पर कि मृत आरबीसी को दफना दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिन, प्लीहा, मृत आरबीसी को दफना दिया जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है भाई, स्प्लिन है। वाई WBC आर कॉल्ड एज ट्रू सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई WBCs आर कॉल्ड एज ट्रू सेल्स, WBC को वास्तविक कोशिका क्यों कहते हैं, कोई जवाब दे सकता है क्या, WBC को वास्तविक कोशिका क्यों कहते हैं, WBC को वास्तविक कोशिका क्यों कहते हैं, एनीबडी, कोई भी जवाब नहीं देगा,
राइट, कोई भी नहीं। इसको क्यों कहते हैं WBC को वास्तविक? क्योंकि इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है। देखो RBC में तो क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। RBC अभी जस्ट हमने कहा था कि इन्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, इसलिए WBC को वास्तविक कोशिका माना गया है। परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड, लिम्फोसाइट का प्रतिशत कितना होता है? तो 20% से लगाकर और 25% स्टैंडर्ड, 20 से 25% याद रखना, 20 से 25% होता है। कभी कभी 30% तक भी चले जाता है, लेकिन अमूमन जो है लिम्फोसाइट का रक्त में जो प्रतिशत है, लिम्फोसाइट का रक्त में जो प्रतिशत है वो 20 से कितना होता है? 25% तक होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट WBC। आप लार्जेस्ट WBC किसको मान रहे हो? मोनोसाइट को। लार्जेस्ट WBC कौन है? मोनोसाइट। भले ही इसका प्रतिशत कम है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या मानते हैं? लार्जेस्ट मानते हैं, है ना। स्कैवेंजर WBC कौन सी है? तो स्कैवेंजर्स के अंदर एक तो न्यूट्रोफिल को मानते हैं, और दूसरी मैक्रोफेज को मानते हैं, है ना, जो एक प्रकार की वास्तव में मोनोसाइट ही है, मोनोसाइट ही है। यही मोनोसाइट जब टिश्यू के अंदर चली जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैक्रोफेज कह देते हैं। तो एक तो न्यूट्रोफिल होती है और एक मोनोसाइट। ये सुधा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मोनोसाइट्स भी होती है और न्यूट्रोफिल भी होती है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना, एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट। मोनोसाइट जब टिश्यू में चली जाती है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? मैक्रोफेज कह देते हैं। याद रखना, भूलना मत। WBC फाउंड इन हाईएस्ट नंबर के अंदर मिलने वाली कौन होती है? तो वो न्यूट्रोफिल होती है। हाईएस्ट नंबर के अंदर यदि कोई WBC पाई जाती है तो वो न्यूट्रोफिल। कितना प्रतिशत बेटा, कौन बताएगा? 62.5%। मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको, 62.5%। नेक्स्ट, WBC इन विच न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड। ऐसी कौन सी WBC है जिसमें कि न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड होता है? ऐसी कौन सी है, कोई बताएगा? WBC का प्रकार जिसमें केंद्रक वृत्ताकार होता है, वो कौन बता रहा है? WBC का प्रकार जिसमें कि केंद्रक जो है वो वृत्ताकार है। एनीबडी ऑफ यू? मोनोसाइट। क्या सही है? एग्री करते हैं? यस, काफ़ी लोगों ने लिखा है मोनोसाइट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। केंद्रक कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। क्लियर है? नाउ, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सार्वत्रिक दाता समूह कौन सा होता है? तो O, राइट, O ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन है? AB ब्लड ग्रुप। ये सबसे ब्लड ले सकता है और O ब्लड ग्रुप जो है वो सबको रक्त दे सकता है। तो O वाला सबको दे सकता है, AB वाला सबसे रक्त ले सकता है। ये जगत दाता है, ये जगत ग्राही है। नेक्स्ट, पेसमेकर गति निर्धारक किसको कहते हैं? SA नोड। शिरा आलिंद पर्व को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पेसमेकर कौन सा है? SA नोड। साइनो ऑरिक्यूलर नोड। पेसमेकर गति निर्धारक, शिरा आलिंद पर्व। पेस सेटर कौन होता है? AV नोड। आलिंदी निलयी पर्व। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.7 सेकेंड। ये 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड याद है? 0.8 सेकेंड, यस करेक्ट, 0.8 सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। और हृदय चक्र का जो काल होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर है? तो आप क्या कहोगे? बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच, यानी कि फाउंड बिटवीन लेफ्ट
ventricle, left ventricle and left auricle and left ventricle, left auricle and लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। पोजीशन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर होता है? दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच, फाउंड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, त्रिवलन का पार्ट है। पोजीशन ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर कहाँ पर है? पोजीशन देख लो, ये यहाँ पर, ये क्या है? राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, क्या कहा मैंने? राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर स्थित, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर कौन है? पेसमेकर है। और उसको आप जानते हो, उस पेसमेकर को हम लोग क्या कहते हैं? गति निर्धारक कहते हैं। गति निर्धारक की स्थिति क्या है? राइट एट्रियम के किसके ऊपर? राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर स्थित है। नेक्स्ट, सेकेंड हार्ट ऑफ बॉडी। सेकेंड हार्ट ऑफ बॉडी किसको कहते हैं? सिस्टर्ना काइली को कहते हैं, सिस्टर्ना काइली। ये लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है। शायद कम लोग जानते होंगे। शरीर का द्वितीयक हृदय, कोई जानता है क्या आप में से? आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। राइट, शरीर का द्वितीयक हृदय किसको कहते हैं? सिस्टर्ना काइली। गुड रुखसार, बहुत अच्छा कर रहे हो रुखसार, गुड। सिस्टर्ना काइली, इसी तरीके से मेंटेन करना। रजनी भी बहुत अच्छा कर रही है। शरीर का द्वितीयक हृदय कौन है? सिस्टर्ना काइली है। एंजीना पेक्टोरिस है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई जब हृदय पेशियों को नहीं हो पाती, हृदय पेशियों को नहीं हो पाती, तो चेस्ट रीजन में, सीने वाले भाग में, चेस्ट रीजन में तीव्र दर्द होता है, इसे ही एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई, मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन की सप्लाई जब हृदय पेशियों को नहीं हो पाती तो चेस्ट रीजन में तीव्र दर्द होता है, इसे ही हम एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हृदय धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने से वह नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स वगैरह और आते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है भाई? हृदय धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने से, हृदय धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाने से वो नैरो हो जाती है, जिससे हृदय से संबंधित कई सारे विकार देखने को मिलते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं? व्हाट वी कॉल एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या है? तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? 70 ml और हार्ट बीट 75 पर मिनट होती है, तो ये आएगा 5040 ml, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। ठीक है, तो ये कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, 70 ml इंटू 75 पर मिनट, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट पर मिनट।
सर्किट फाउंड इन डबल ब्लड सर्कुलेशन, डबल ब्लड दोहरे रक्त परिसंचरण के पाए जाने वाले परिपथ कौन कौन से परिपथ होते हैं? तो एक तो होता है सिस्टेमिक सर्किट, एक तो होता है सिस्टेमिक सर्किट, भूलना मत। दोहरा परिसंचरण जब हम लोग पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने क्लास में भी 2 सर्किट पढ़ाए होंगे, सिस्टेमिक सर्किट, देहिक परिपथ, देहिक परिपथ, और दूसरा जो होता है सिस्टेमिक सर्किट और एक पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्किट यानी कि फुफ्फुसीय परिपथ। एक होता है फुफ्फुसीय परिपथ सिस्टेमिक सर्किट और एक होता है पल्मोनरी सर्किट, एक होता है पल्मोनरी सर्किट। फर्स्ट एंड सेकंड साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड साउंड ऑफ हार्ट। फर्स्ट साउंड कौन सा है दोस्तों, कौन बता रहा है? फर्स्ट साउंड कौन सा होता है? तो डेट इज लब, और सेकंड साउंड जो है, फर्स्ट साउंड लब है और सेकंड साउंड कौन है? डब है। तो आपका हार्ट जो है धक धक नहीं करता है, क्या कहा मैंने? हाँ, धक धक नहीं, अभी हार्ट को धक धक भी नहीं करवाना है, न तो डरना है और ना दिल को कहीं और लगाना है, अभी ये ध्यान रखना है ना। दिल लगाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, अभी पूरा समय पड़ा है आपके पास में। क्या कहा मैंने, समझ में आ रहा है? धक धक नो, लब डब, क्लियर है? हाँ, अभी केवल और कंसंट्रेट करना, बाकी सब चीज़ों को कुछ दिन के लिए छोड़ देना, समझ रहे हो ना? यस और नो? दिल कहाँ पर लगाना है? यहाँ, ठीक है। सो वेयर आर सेमिल्यूनर वॉल्व्स लोकेटेड, सेमिल्यूनर वॉल्व्स कहाँ लोकेटेड होती है? तो मैं बता देता हूँ सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ होती है। तो ये देखो, ये है। अब यहाँ से आप सब जानते हो कि ये लेफ्ट है, ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल है, और ये कौन सा है भैया? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? ऐसे एक डक्ट में निकल रही है, और एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, समझ पा रहे हो? तो सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ पर है? सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ पर है? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, समझना, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है? देहिक चाप, एओर्टा, देहिक चाप। तो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे और एओर्टा के नीचे कहाँ क्या है? सेमिल्यूनर वॉल्व है, सेमिल्यूनर वॉल्व। तो आपसे क्या पूछा? अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ है? तो क्या लिखोगे? फुफ्फुसीय धमनी व देहिक चाप से संबंधित, चाप से संबंधित, राइट? क्लियर है क्या? फुफ्फुसीय धमनी और देहिक चाप से संबंधित। पोजीशन ऑफ एवी नोड, एवी नोड कहाँ पर है? डायग्राम बना के बता देते हैं। एवी नोड कहाँ पर है भैया? तो ये देखो, ये हार्ट है, ध्यान से देखना। अब केवल एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, यहाँ पर ये क्या है? राइट एट्रियम है, दायां एट्रियम। अब ये यहाँ पर अलग कलर से बताते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ये यहाँ पर इस जगह पर क्या है? एवी नोड है, इस जगह पर एवी नोड है। मतलब कि राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, राइट एट्रियम के, ये राइट एट्रियम है, ऐसे देखो, ये राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम के लोअर मतलब नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर, ये यहाँ पर राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर कौन है भैया? एवी नोड है। क्लियर? नेक्स्ट अगला आ जाते हैं, नेचर ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स कैसी होती है? तो रेखित होती है, लेकिन कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। स्ट्रेटेड बट अनवॉलेंट्री, स्ट्रेटेड होती है बट कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। रेखित लेकिन अनैच्छिक, स्ट्रेटेड लेकिन इनवॉलेंट्री। रेखित और कैसी होती है? अनैच्छिक, रेखित और अनैच्छिक। नेचर ऑफ हार्ट मसल्स, हृदय पेशियों की प्रकृति।
पेपिलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विथ वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल मतलब कि निलयों की भित्तियों से, निलयों की भित्ति से, निलयों की भित्ति से पेपिलरी पेशियां कहाँ पर है, ये रही, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर इनसे जो संबंधित है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये क्या है, पेपिलरी मसल्स है ना, पेपिलरी मसल्स। ये कौन सी मसल्स है भाई, पेपिलरी मसल्स। रोल ऑफ कोर्डा टेंडिनी, कोर्डा टेंडिनी क्या होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व व बाइकस्पिड वॉल्व को उल्टा होने से रोकते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को उल्टा होने से रोकते हैं। एक्चुअली क्या है समझो, यहां पर कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, और यहां पर क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो एक्चुअली क्या होता है कि पेपिलरी मसल्स और इनके बीच में अलग कलर से बनाते हैं। ये देखो, ये पेपिलरी मसल्स है, तो एक हिस्सा कॉर्डा टेंडिनी का एक हिस्सा ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरा हिस्सा पेपिलरी मसल से, और इधर देखो तो बाइकस्पिड वॉल्व से और पेपिलरी मसल से एक हिस्सा। तो ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, कॉर्डी टेंडिनी, ये है ना दोस्तों कॉर्डी टेंडिनी। तो ये कॉर्डी टेंडिनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को उल्टा होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज फोसा ओविलिस, तो फोसा ओविलिस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो भ्रूणीय अवस्था में ये कहाँ पर पाया जाता है, तो फोसा ओविलिस जो है वो आलिंद व निलय के जंक्शन पर उपस्थित, आलिंद व निलय के जंक्शन पर उपस्थित, मतलब कहाँ पर है फोसा ओविलिस, ये बता देता हूँ। ये तो ये क्या है अपना लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है राइट एट्रियम, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फोसा ओविलिस कहाँ पर है, तो फोसा ओविलिस दोस्तों यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये क्या है, फोसा ओविलिस है। देखें किसी ने जवाब दिया है, यस एनीबडी, मिडिल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पर, यस आलिंद और निलय के जंक्शन पर, किसमें, भ्रूणीय अवस्था में, सही कह रहे हो, भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में। क्लियर है। हार्ट, ओरिजिन ऑफ हार्ट, हार्ट का ओरिजिन किससे हुआ है, ये तो सभी लोग बता पाएंगे, मेसोडर्म से। हार्ट का ओरिजिन किससे हुआ है, मेसोडर्म से। समीर शुक्ला का पहला आंसर बिल्कुल सही, जया का भी बिल्कुल सही है, ज्योति। 3 लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, हार्ट की 3 भित्तियां कौन कौन सी थी, बाहर से अंदर की तरफ, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। याद रखोगे क्या, 3 परतें हैं, कौन कौन सी, सबसे बाहर की तरफ यदि हम लोग देखें, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो हृदय भित्तियाँ कितनी होती है, 3 होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यस बिल्कुल 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 सही है ना, कृति ने भी सही बताया है। नेक्स्ट, हु कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, यही क्वेश्चन था ना। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला कौन है, तो डेट इज थ्रोम्बिन, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बिन। ड्यूरेशन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का काल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल का काल कोई भी आप में से बताएं, विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम योर साइड। आप जानते हो ना कार्डियक साइकिल के अलग अलग काल होते हैं, कार्डियक साइकिल के अलग अलग काल होते हैं।
तो कौन बता रहा है मुझे? यस, एट्रियल सिस्टोल का काल कितना होता है? एट्रियल सिस्टोल, एनीबडी ऑफ यू? एट्रियल सिस्टोल पॉइंट हुमा खान, वेरी गुड। हुमा और ईरम निधि यादव, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो मतलब, ये मुझे विश्वास हो गया। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल आलिंदी सिस्टोल है ना, यानी कि आलिंदी प्रकुंचन। चलो एट्रियल डायस्टोल, पहला आंसर जो देगा उसको मेरी तरफ से स्टार्स। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल बताओ। यस, निधि का पहला आंसर 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, निलयी सिस्टोल 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, निलयी डायस्टोल कभी भी पूछ सकते हैं, याद रखना, डेट इज 0.5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है? 0.3 सेकेंड है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना है? 0.5 सेकेंड है। अच्छा है, अच्छा जवाब दे रहे हो सभी लोग। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। जॉइंट डायस्टोल मतलब ये वो स्थिति है जब आलिंद और निलय सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? रिलैक्स्ड कंडीशन में हो जाते हैं। आलिंद और निलय दोनों ही रिलैक्स्ड कंडीशन में हो जाते हैं, तो उसको जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, और वो 0.4 सेकेंड का होता है। कार्डियक सेंटर इज लोकेटेड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्डियक सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। कार्डियक सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा में। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? हृदय, हृदय पेशियों के कारण धड़कता है, पेशियों के कारण धड़कता है, ना कि मस्तिष्क के कारण, है ना। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि किसी के हृदय को, किसी के हार्ट को, आपके हार्ट को मैं निकाल कर और यदि टेबल के ऊपर रख दूं, यदि हार्ट को निकाल कर यदि टेबल के ऊपर रख दूं, तो बताओ वो धड़केगा क्या? तो हाँ, डेफिनेटली कुछ समय के लिए वो धड़केगा। तो हमारा जो हृदय है वो कैसा है? पेशियों से नियंत्रित होता है। हृदय पेशियों के कारण क्या होता है? धड़कता है। जैसे कि ह्यूमन हार्ट, अपने हार्ट को टेबल के ऊपर भी रख देंगे तो भी वो धड़केगा। नेक्स्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, हृदय, हृदय मस्तिष्क के कारण धड़कता है, मस्तिष्क के कारण धड़कता है, मस्तिष्क के कारण धड़कता है। एग्जाम्पल, कॉकरोच, ये जो कॉकरोच वगैरह है इनके अंदर कैसा हृदय होता है? न्यूरोजेनिक हृदय। हृदय मस्तिष्क के कारण धड़कता है, मतलब हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। ये जो अमेरिका के अंदर जो चर्च के अंदर बड़े बड़े बिशप्स होते हैं ना, तो बिशप्स के सिर के ऊपर एक विशेष प्रकार की हेड ड्रेसिंग लगती है। यूँ समझ लो, विशेष प्रकार की एक हैट, यानी कि विशेष प्रकार की टोपी पहनते हैं अमेरिका के चर्च के बिशप्स। उसको क्या कहते हैं? मिटर कहते हैं। वो जो चर्च के जो पादरी होते हैं ना, वो जो एक विशेष प्रकार की टोपी ऊपर पहनते हैं, आपने देखा होगा, पॉप जॉन है ना वगैरह, तो वो मिटर कहते हैं उसको। तो मिटर की आकृति जो होती है वो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व के समान होती है, तो उसको क्या कह देते हैं? मिट्रल वॉल्व कह देते हैं। साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट 12x9 है ना, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, बंद मुट्ठी के जितना, बंद मुट्ठी के जितना, है ना। क्लोज्ड फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट समझते हो? ये क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के जितना, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, इतना हमारा हार्ट है। कोई विशाल हृदय वाले जो लोग हैं, तो विशाल हृदय का मतलब ये नहीं कि उनका 24 इंटू 18 हो जाएगा, नो, वो 12 इंटू 9 ही है। सबका हृदय जो है वो उतना ही है, 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? मशीन used to record इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपके हार्ट की एक्टिविटी को जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालना पड़ता है। आपकी हार्ट की एक्टिविटी को जानने के लिए क्या निकालना पड़ता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को निकालने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी,
आप लार्जेस्ट आर्टरी किसको मान रहे हो? तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है भाई? एओर्टा है। ठीक है, किसी ने लिखा है क्या लार्जेस्ट आर्टरी? है ना, हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को निकालने के लिए ECG, सही कह रहे हो। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है भाई? एओर्टा। गुड। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर BP, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यंत्र कौन सा होता है? स्फेग्मो। स्फिग्मो, स्फिग्मो, राइट, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर सुना होगा आपने। BP को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। हाँ घनश्याम, आपने सही लिखा है, राइट। सो स्फिग्मो मैनोमीटर, रक्तदाब को मापने का यंत्र। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो ब्लड को क्या माना गया है? एक तरल संयोजी उत्तक माना गया है। ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। लार्जेस्ट RBC कौन सी किस में होती है? तो एम्फ्यूमा में होती है। एम्फ्यूमा। कोंगो ईल का नाम आपने सुना होगा, एनिमल किंगडम में मैं पढ़ाता हूँ, कोंगो ईल। तो कोंगो ईल एम्फ्यूमा के अंदर कैसी होती है? सबसे बड़ी RBC होती है। और स्मॉलेस्ट RBC किस में होती है? तो स्मॉलेस्ट RBC मस्क डियर के अंदर होती है। मस्क डियर यानी कि जिसको कि हम क्या कहते हैं? कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन, इसकी जो RBC होती है वो कैसी होती है? सबसे छोटी होती है। मस्क डियर बोलते हैं इसको, मस्क डियर। नेक्स्ट, RBC और WBC का रेशो, ये भी इंपॉर्टेंट है। RBC और WBC का रेशो 600:1 होता है। मतलब RBC की संख्या WBC की अपेक्षा बहुत बहुत क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है ना, 600:1। विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन के लिए जरूरी, रक्त स्कंदन के लिए जरूरी कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन K। कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन K। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। कितना कहा मैंने? 120/80 mmHg, राइट। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, 120/80 mmHg। और हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg। यदि कोई 3 बार अपना ब्लड प्रेशर नपवाए और 3 बार मपवाने के बाद भी, देखिए छोटा मोटा ब्लड प्रेशर तो सभी का ऊंचा नीचा होता ही रहता है, लेकिन कंस्टिट्यूएंटली 3 बार यदि कोई ब्लड प्रेशर नाप करता है और फिर भी उसका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या इससे ज़्यादा आता है, तो मान के चलीजिए ही सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। हाउ मेनी फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स आवश्यक होते हैं। कैस्केड थ्योरी के अनुसार, कैस्केड थ्योरी के अनुसार, कैस्केड थ्योरी के अनुसार 13 फैक्टर्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। हाउ ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड? तो ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेल्स। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेल्स। तो दोस्तों ये थे आज के इस लाइव सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।